साथियों नमस्कार। मेरे YouTube वाहिनी अनंत श्री में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने भाषाओं के वर्गीकरण को लेकर के विस्तार से चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो 18 भाषा परिवार हैं उनमें जो पहला वर्गीकरण था भारोपीय भाषा परिवार का, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। भारोपीय भाषा परिवार चूँकि बहुत अधिक इस परिवार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, चाहे नेट हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अन्य परीक्षाओं में से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दें और उसी कड़ी में ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। भारोपीय भाषा परिवार को इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनमें कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित होती हैं, इन्हीं सब विषयों को आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण है, इसी में जो पहला वर्गीकरण है भाषाओं का, जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण, और अब हम भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं। तो इसमें भारोपीय जो शब्द है उस शब्द पर पहले विचार करते हैं। तो भारोपीय में जो भा शब्द है उससे भारत का बोध होता है, और पीय यूरोपीय दोनों मिलाकर के हमने कर दिया भारोपीय, इंडो यूरोपियन, ऐसा हमने इसका अंग्रेजी में भी जो है इंडो यूरोपियन। ये जो भारोपीय भाषा परिवार है, इस भाषा परिवार में दो वर्ग हैं। इन दो वर्गों को हमने कैंटुम और शतम, ये ध्वनि के आधार पर हमने दो वर्ग किए हैं भाषाओं के, जो कि भारोपीय परिवार के विभाजन के अंदर सम्मिलित हैं। इनमें जो एक शतम और कैंटुम वर्ग है, इस वर्ग का जो वर्गीकरण किया था वो प्रोफेसर अस्कोली ने 1817 में किया था। इन्होंने जो है भारोपीय परिवार, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परिवार है, विश्व की अधिकांश भाषाएं इसी परिवार में सम्मिलित हैं, या यूं कहें कि इसमें अधिक वैज्ञानिकता है, इनमें अधिक जो है प्रकृति और प्रत्यय पर ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले इस वर्ग की भाषाओं को एक बार हम परिचयात्मक रूप से देख लेते हैं, और उसके बाद में इनकी क्या विशेषताएं हैं। मैंने नीचे एक श्लोक भी लिखा है ताकि अगर जो विद्यार्थी जल्दी इसको याद करना चाहें, क्योंकि श्लोक में याद करने के बाद में वो सूत्रात्मक ज्ञान हमारे मस्तिष्क में चिरस्थायी रहता है और हम जल्दी से भूलते नहीं हैं। तो ध्वनि के आधार पर ये दो वर्ग हैं, शतम वर्ग और कैंटुम वर्ग। तो शतम वर्ग और कैंटुम वर्ग में दोनों ही वर्ग जो है ध्वनि के आधार पर बनाए गए हैं। तो शतम वर्ग में चार जो भाषाएं हैं वो सम्मिलित हैं। भारत ईरानी, जिसको हम आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं, भारत और ईरानी, ये जो पहला शतम वर्ग का पहला भाग है। दूसरा है बाल्टो और स्लाविक, ये जो दूसरा, और तीसरा आर्मीनी, और चौथा अल्बानी, इसको हम इलिरी भी कहते हैं। ऐसे ही कैंटुम वर्ग में ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी, ये जो है कुल मिलाकर के 10 भाषाएं भारोपीय परिवार के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। इनको हम अगर श्लोक के माध्यम से देखना चाहें, ईरानी भारती चैव बाल्टी सुस्लाविकी तथा आर्मीनी अल्बनी चैताः शतम वर्गे समाश्रिताः। तो देखिए, ईरानी, भारती, बाल्टी, सुस्लाविकी, आर्मीनी, अल्बनी, ये सारी की सारी शतम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो ये शतम वर्ग आपको इसके श्लोक के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही इटालिकी च ग्रीकी च जर्मानिक केल्टिकी तथा हित्ती तोखारिकी चैताः कैंटुम वर्गे प्रकीर्तिताः। ये कैंटुम वर्ग है और ये शतम वर्ग है। श्लोक का पहला श्लोक शतम वर्ग पर और दूसरा श्लोक कैंटुम वर्ग की भाषाओं को सूत्र रूप में याद करने के लिए आप सभी के लिए मैंने इसमें लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः इसका उच्चारण कर देता हूं। ईरानी भारती चैव बाल्टी सुस्लाविकी तथा आर्मेनी अल्बनी चैताः शतम वर्गे समाश्रिताः इटालिकी च ग्रीकी च जर्मानिक केल्टिकी तथा
हित्ती तो खारिकी चैताः केंटुम वर्गे प्रकीर्तिताः। इस प्रकार से इन 10 भाषा जो कि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित हैं, इन भाषाओं की क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर के इन भाषाओं में मैंने 10 विशेषताओं को आपके सामने रखने का प्रयास किया है और मैं श्लोक के माध्यम से आपसे उनका विशेषताओं को बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि संस्कृत के जो अन्य भाषाओं के विद्यार्थी हैं उनको समझ में नहीं आए। संस्कृत भाषा को समझने के बाद में आपको अन्य किसी भाषा में समझने की अपेक्षा होगी ही नहीं, क्योंकि वो श्लोक में और संक्षेप में आपके समक्ष वो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए आप आराम से समझ पाएंगे। तो जो वैशिष्ट्य है उसको हमने 10 भाग में बताया है। विशेषता कि भारोपीय जो भाषा परिवार है उस परिवार की विशेषताओं को हमने 10 भाग में 10 रूप में आपके सामने इस प्रकार रखा है। एक श्लोक है, मैं श्लोक बोलूंगा, उस श्लोक के बाद में उसका अर्थ भी बताऊंगा। भारोपीय परिवार वैशिष्ट्यम दशकम मतम श्लिष्ट योगात्मकत्वं तु प्रकृति प्रत्यात्मता एकाक्षरत्वं धातूनां सुप्तिंगौ कृच्च तद्दिताः स्वातंत्र्यम् उपसर्गाणां पद मूल च वाक्यता प्रत्यार्थनम अभिव्यक्तिः समासाभिरुचिस्तथा अपश्रुते प्रयोगश्च प्रत्ययाधिक्यमेव च। ये श्लोक है। भारोपीय जो परिवार है उस परिवार का सबसे पहली विशेषता क्या है? हम जानते हैं किसी भी भाषा में प्रकृति और प्रत्यय इन दोनों के आधार पर अर्थ का निश्चय किया जाता है। तो ये जो पहली विशेषता है वो ये है कि ये श्लिष्ट और योगात्मक भाषाएं हैं। भारोपीय भाषा परिवार की जितनी सारी भाषाएं मैंने आपको यहाँ बताई हैं, ये सारी भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक हैं। और श्लिष्ट योगात्मक क्या होती हैं? जिसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों नीर और क्षीर अर्थात पानी और दूध जिस प्रकार मिला हुआ रहता है, उसी प्रकार से प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिले हुए रहते हैं। तो ये सारी भाषाएं, भारोपीय भाषा परिवार की जितनी सारी भाषाएं हैं वो सब भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक हैं। अर्थात जैसे क्रि धातु है तो तब्बे लगा तो कर्तव्य रूप बन गया। इसी प्रकार क्रि और अन करण बन गया। तो ये क्रि और अन दोनों जब मिल जाएंगे तो करण बन गया, क्रि और तब्बे मिल गया तो कर्तव्य बन गया। तो ये श्लिष्ट योगात्मक हो गई। फिर कहा प्रकृति और प्रत्यात्मता। प्रकृति और प्रत्यय दोनों बिल्कुल पृथक हैं, लेकिन मिलने के बाद एक रूप प्राप्त कर लेते हैं। धातु क्या है? एकाक्षरत्वम। धातु में मुख्य रूप से एक अक्षर की, जैसे मान लो भू धातु है तो भू धातु, फिर उसमें प्रत्यय लग जाएगा। तो प्रत्यय को हमने 4 प्रकार से आपके यहां श्लोक के माध्यम से बताया विशेषता के रूप में: सुप, तिंग, कृत और तद्दित। अब ये प्रश्न उठे कि साहब ये क्या है साहब? प्रत्यय किस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग तो धातु से पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो है धातु के बाद में लगाए जाते हैं। इसको आप सफिक्स कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो धातु इसमें एक अक्षर के रूप में होती है। तो क्या है ये? शब्द निर्णायक प्रत्यय मुख्य रूप से 2 थे, कृत और तद्दित। तो जो धातु में जोड़े जाते थे, जैसे भू धातु है, भूसत्तायाम भवती उसका रूप बनता है। अब यहां पर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो भू धातु से त प्रत्यय करेंगे मान लीजिए, तो रूप क्या बन जाएगा? भूत। तो ये इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। ये जो है प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत सम्मिलित होता है। दूसरा जो है तद्दित प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों में जुड़ते हैं। जैसे भूत जब बन गया, भू से त प्रत्यय किया आपने तो भूत बन गया। और भूत में जब हम तद्दित प्रत्यय करेंगे तो मान लो इक कर दिया हमने, तो क्या बन जाएगा? भौतिक। तो ये कृत प्रत्यय लगा करके बने हुए शब्दों में जुड़ते हैं तद्दित प्रत्यय, तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स।
जो शब्द या धातु से पद बनाने के लिए जुड़ते हैं। हमारे संस्कृत में सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिगंत दो पद होते हैं। सुबंत वे होते हैं जो संज्ञा शब्दों से कारक चिन्ह के रूप में बताए जाते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं केस इंडिकेटिंग सफिक्स, अर्थात संज्ञा शब्द को बताने के लिए कारक हमारे 6 हैं ही हैं संस्कृत भाषा में। तो उन्हीं को बताने के लिए जो है हम इन सुप आदि सुप सु औजस अम ओट्स इत्यादि जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग करके हम सुबंत शब्द बना लेते हैं। और तिगंत जो शब्द हैं उनमें धातुओं से काल, भूतकाल, भविष्यत काल, है ना, वर्तमान काल, फिर भूतकाल के अलग अलग भेद, परोक्ष भूत है, अनद्यतन है, सामान्य भूत है, ऐसे भविष्य के भेद हैं, उनको बताने के लिए हम धातुओं से तिंग प्रत्यय करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल सफिक्स। तो इस प्रकार से तो सुप, तिंग, कृत और तद्दित एकाक्षर धातुएं होती हैं और इनसे जो है ये प्रत्यय लगा करके हम कालगत, संज्ञागत और तद्दित और कृदंत प्रत्ययों का समावेश करके शब्द निर्माण कर लेते हैं। फिर कहा स्वातंत्र्यम उपसर्गाणाम पदमूला च वाक्यता। उपसर्ग अपना स्वतंत्र अर्थ खोने के कारण, क्योंकि उपसर्गों का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ है नहीं। उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गों का हम जब क्रिया के साथ योग कर देते हैं तो वो अर्थ, धातु का अर्थ तो बदलते हैं ही हैं, लेकिन धातु के अनुसार उनका अर्थ हम जो है परिवर्तन देख करके उसका उस रूप में अर्थ लगाते हैं। तो उपसर्ग का अपना अर्थ, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तो वाचक, उपसर्गों को हम वाचक नहीं कह करके हम कहते हैं द्योतक। ये केवल जो है उपसर्ग लगा है इसकी प्रतीति करवाते हैं। जैसे आचार में आ उपसर्ग लगा दिया, आचार है, विचार है, संचार है, प्रचार है, तो सम उपसर्ग लगा दिया, प्र उपसर्ग लगा दिया, तो उपसर्ग इसमें दिखाई देते हैं। तो वाक्यों में, वाक्य के निर्माण में और उपसर्गों का स्वतंत्र जो है इसमें प्रयोग नहीं करके धातु के साथ इनमें, इन भारोपी भाषा परिवार की जितनी सारी भाषाएं हैं उनमें इस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग धातु के पूर्व में लगा करके किया जाता है। फिर कहा प्रत्ययार्थान अभिव्यक्ति ही समासाभिरुचिस तथा। वाक्य रचना में पद होते हैं, पद समूह हो वाक्यम, वाक्य किसे कहते हैं, पदों का समूह हो। तो वाक्य रचना पदों से होती थी, शब्दों से नहीं, पदों का ही वाक्य में प्रयोग होता है। जितनी सारी भारोपी भाषा परिवार है उन सब भाषाओं में उन सब जो है श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में पदों का प्रयोग वाक्य में होता है, शब्द का प्रयोग वाक्य में वो नहीं करते, जैसा कि हमने अन्य भाषा परिवार में देखा था। अपश्रुते प्रयोगश्च प्रत्ययाधिक्यमेव च। जैसे भारोपी भाषा परिवार में ये भी है कि अपश्रुति ही, अपश्रुति क्या होती है साहब, उदात्त स्वर के कारण से स्वर भेद हो गया, तो स्वर भेद हो गया तो क्या हो गया, गुण वृद्धि और दीर्घ होता था। तो भारोपीय जो भाषा परिवार में मूल प्रत्ययों का लोप हो गया, और लोप होकर के क्या हुआ कि स्वर परिवर्तन से ही अर्थ परिवर्तन का ज्ञान किया जाने लगा। जैसे अंग्रेजी में हम करते हैं ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ऐसे ही जो है हम रिंग, रैंग और रंक। तो इसी रूप में संस्कृत में देव, दैव, विधि, वैध, कुमार, कौमार, ये जो है ये अपश्रुति है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग जो है होने लगा। तो कुल मिलाकर के श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं। ये कई बार प्रश्न पूछते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, प्रश्लिष्ट हैं, अयोगात्मक हैं या श्लिष्ट योगात्मक हैं। तो श्लिष्ट योगात्मक ये भाषाएं हैं। धातुएं इसमें एकाक्षर होती हैं और सुप, तिंग और कृत और तद्धित प्रत्ययों का इसमें धातु के साथ समन्वय स्थापित करके नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसा कि तिंग धातुओं से हम काल आदि का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं, और शुभ जो प्रत्यय हैं वो संज्ञा का और कारकों के चिन्ह के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद में उपसर्ग का प्रयोग भी धातु से पहले हम लगा देते हैं, जिससे नए नए शब्द बन सकते हैं। जैसे भू धातु है तो भवती रूप बन गया, लट लगा के जो है उसमें प्रथम पुरुष के एक वचन में। अगर हमने वहां लगा दिया पर उपसर्ग तो प्रभवती बन गया, अगर हमने अनुपसर्ग लगा दिया तो अनुभवती बन गया। तो इस प्रकार से उन उपसर्गों के आधार पर धातु का अर्थ उपसर्गात धात्वर्थ बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्गों का प्रयोग करने से धातु का अर्थ जो है बिल्कुल परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार उपसर्ग भी बड़े काम के हैं, उनका भी जो है इसमें प्रयोग भारतीय भाषा परिवार में किया गया है। उसके बाद में शब्दों के द्वारा वाक्य रचना नहीं होती थी, जबकि पदों का ही वाक्य में प्रयोग इसमें भारतीय भाषा परिवार में किया जाता है। इसके अलावा जो है अपश्रुति का भी जो है, जैसे अंग्रेजी भाषा में अलग अलग सुन करके हम उसका अर्थबोध करते हैं, वैसे ही देव देव ऐसा मैंने उदाहरण के रूप में आपको बता ही दिया है। कुल मिलाकर के 10 मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं। अब जो दूसरा इसमें जो पहला भारत और ईरानी, जिसे हम आर्य भाषा कहते हैं, इनमें किन किन भाषाओं का जो है समावेश होता है और ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो जो पहला शतम वर्ग का जो पहला भाग है भारत ईरानी, तो भारत और ईरानी जो भाषा परिवार है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम परिवार है और विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद जो कि संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध है। तो संस्कृत भाषा और अवेस्ता, अवेस्ता क्या है? अवेस्ता जो है पारसियों का धर्म ग्रंथ है, जिसका निर्माण 700 ईसा पूर्व हुआ था। तो संस्कृत और अवेस्ता दो भाषाएं जो है इसमें भारत और ईरानी आर्य परिवार की भाषाओं में जो है सम्मिलित होती हैं। ये भी बहुत प्राचीन है, जो कि अवेस्ता भाषा भी है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम भी अवेस्ता है। ये जो भाषा परिवार है, इसकी सबसे बड़ी देन है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान जो है उसका जन्मदाता जो है ये अवेस्ता और संस्कृत भाषा है। भाषा विज्ञान केवल ध्वनि का या केवल वाक्य का निर्माण यही नहीं है। भाषा विज्ञान में जितनी सारी व्याकरण के जितने अंश हैं उन सब का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। तो ये जो है यूं कह सकते हैं भाषा विज्ञान का जो जन्मदाता है, जन्मदात्री जो दो भाषाएं हैं वो संस्कृत और अवेस्ता हैं। संस्कृत और अवेस्ता ने ही वस्तुतः भाषा विज्ञान को जन्म दिया है। दूसरी बात यह है कि प्राचीन जो वर्णमाला और ध्वनियां हैं, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे संस्कृत भाषा के विषय में कि किस प्रकार से ध्वनियां, किस प्रकार से वो हुआ। तो ये बहुत प्राचीन है, इनकी ध्वनियां हैं, इनकी वर्णमालाएं हैं और इतनी वैज्ञानिक हैं कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है किसी भाषा की वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के लिए। प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, अगर हम अपने अतीत को जानना चाहें, हमारी संस्कृति को हम जानना चाहें, तो मैं समझता हूं संस्कृत भाषा के अतिरिक्त दुनिया की कोई भाषा नहीं जिसमें मानव सभ्यता और संस्कृति का बखान मिलता हो। अवेस्ता भी बहुत प्राचीन है, लेकिन अवेस्ता भी संस्कृत से बहुत अधिक प्रभावित है। उसके बाद में दूसरी जो आपका इसमें बाल्टो और स्लाविक दूसरा जो वर्ग है ये स्लाविक भाषाएं, इनको हम लेटो स्लाविक भी कहते हैं। ये जो बाल्टिक, प्रशियन और लिथुअनियन और लैटिक, ये बाल्टिक में तीन चीजें हैं, प्रशियन, लिथुअनियन और लैटिक। और इसका क्षेत्र है रूस और उसके आसपास का प्रदेश। चूंकि बाल्टो है तो बाल्टिक सागर है उसका तट, वहां पर इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जो तीसरी और स्लाविक जो है इसका जो दूसरा भाग है वो पूर्वी में महारूसी, श्वेत रूसी और लघु रूसी और रुथेनी, ये ये भाषा परिवार हैं जो कि पूर्वी के अंतर्गत स्लाविक में, पूर्वी स्लाविक में महारूसी, श्वेत रूसी, लघु रूसी और रुथेनी, इन भाषाओं का इसमें समावेश होता है। पश्चिमी जो है स्लाविक में जेक, पोलिश और स्लोवाकी, और दक्षिणी में बल्डोरी और क्रोटी। इस प्रकार से इन भाषाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है।
अगली है आर्मीनी। आर्मीनी जो है ये स्तंबूल जो है यह यूरोप में बोली जाती है और खास करके इसमें दो भाषाएं हैं। स्तंबूल जो कि यूरोप में बोली जाती है और अरारट जो कि एशिया में बोली जाती है। तो ये दोनों भाषा परिवार भाषाएं जो है इस वर्ग में सम्मिलित हैं। अगली जो है आपकी अल्बानी जो है इसको इलीरी भी कहते हैं। ये ग्रीक, तुर्की, स्लाविक भाषाओं का इस पर बहुत अधिक प्रभाव है। तो ग्रीक में और टर्की बोलते हैं, तुर्की उसका नाम हिंदी में है, तो वहां पर भी इनका प्रयोग, स्लाविक भाषाओं का इसमें प्रयोग जो है मिलता है। इसमें प्रभाव भी स्लाविक भाषाओं का प्रभाव जो है यहाँ पर रहा है। उसके बाद में अपना ग्रीक जो है जिसको हमने आपके यहाँ अरमानी हुआ, ये अल्बानी हो गया। उसके बाद में जो ग्रीक है, ग्रीक इसको हम हेलेनिक भी कहते हैं। ये जो ग्रीक भाषा जो है दक्षिणी अल्बानिया में, युगोस्लाविया में, बल्गेरिया में, टर्की में और साइप्रस में इनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दो बोलियां भी हैं जिनको हम ऐटिक और डोरिक कहते हैं। इसी प्रदेश में जो कि ग्रीक प्रदेश के नाम से विख्यात है, इसी में दो बोलियों का भी प्रयोग मिलता है। अगला है आपका केल्टिक। तो केल्टिक वर्ग जो है एशिया माइनर, जिसको हम वर्तमान में तुर्की के नाम से जानते हैं, और फ्रांस के पश्चिमोत्तर भाग तथा ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स में भी इसका ये भाषा जो है बोली जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो अगली है जर्मानिक, जिसको हम इस रूप में कहते हैं ट्यूटानिक और जर्मानिक, दो इसके नाम हैं। ये पूर्वी क्षेत्र है जिसको हम गाथिक कहते हैं। उत्तरी क्षेत्र जो है आइसलैंड, नॉर्वेजियन, डेनिश, स्वीडिश और पश्चिमी जैसे हम अंग्रेजी, इंग्लैंड। अंग्रेजी क्यों कहते हैं साहब इसको? क्योंकि एंगल जाति के कारण से इसको अंग्रेजी कहा जाता है। और दक्षिण जर्मनी, उत्तर जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम। दक्षिण जर्मनी के अंदर उच्च जर्मन भाषा का प्रयोग किया जाता है, उत्तर जर्मनी में निम्न जर्मन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दक्षिण जर्मनी, उत्तर जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम में ये आपकी जर्मानिक और ट्यूटानिक भाषाओं का इसमें प्रयोग मिलता है। अगला आपका है इटालिक या रोमन्स। इसको रोमांस भी कहते हैं क्योंकि रोमन लोग बड़े खुश मिजाज हैं, बड़े प्रेमी टाइप के हैं, इसलिए इसका भाषा का नाम रोमांस पड़ा। वैसे रोमन्स भी इसको उच्चारित करते हैं। इसमें जो है इटालियन और रोमानियन दो भाषाएं, इसमें दो वर्ग हैं इनके। तो इटालियन में इटली, सिसिली, कोर्सिका, इनमें इसका इटालियन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच भी इटालिक या रोमन्स के अंदर सम्मिलित है, तो फ्रेंच भाषा का प्रयोग जो है फ्रांस में किया जाता है। स्पेनिश भाषा भी है इसमें, तो उसका प्रयोग स्पेन में किया जाता है। ऐसे ही जो है रोमानियन जो है रोमानिया में बोली जाती है और पुर्तगाली जो है पुर्तगाल में बोली जाती है। तो इस प्रकार से इटालिक और रोमन्स जो है इसके दो भाग हो गए, इटालियन और रोमानियन। रोमन्स भी हम कहते हैं, इसको रोमांस भी कह सकते हैं, इटालिक या रोमांस। इसके बाद में आपका हिटाइट जो वर्ग है, हिटाइट का जो है ये बहुत प्राचीन माना गया है इस भाषा को। इस भाषा का जो अभिलेख है वो ह्यूगो विंकलर नाम के बहुत प्रसिद्ध शिलालेखविद हैं। उन्होंने ये बताया है कि 1893 में टर्की के बोगाज कोई जो है अभिलेख है, उनमें जो हिटाइट भाषा का वर्णन मिला है। बहुत प्राचीन भाषा है, इसमें 2 लिंग होते हैं और 6 इसमें कारक होते हैं। ये भाषा बहुत प्राचीन भाषा मानी गई है। और इसी वर्ग की, कैंटुम वर्ग की जो अंतिम जो भाषा है वो है तोखारी भाषा, जिसको हम यूं माने कि ये फ्रेंच और जर्मन विद्वानों ने 20वीं सदी के आरंभ में मध्य एशिया में इसका प्रयोग करते इन्होंने लिखा है। तो ये आपकी जो है भारतीय भाषा परिवार की 10 भाषाएं
जो कि आपके सामने मैंने प्रस्तुत की हैं। मैं समझता हूँ कि ये भाषा आपके परीक्षा की दृष्टि से और नेट में भी बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। आप लोग बड़े मनोयोग से इस वीडियो को देखते हैं और बहुत उत्साह के साथ इसमें आप जो है अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराते हैं। ये मेरे लिए अत्यंत संतोष और हर्ष की बात है और मैं आपसे इसी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें और ये समझने का प्रयास करें कि इस भाषा का, इसका परिवार का, इसको आप शॉर्ट रूप में अपने नोट्स में लिख सकते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। हम जब पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, तो उस टाइम में बहुत अधिक सुना करते थे, तो कई बार अधिक सुनने से भी हमारे को विषय वस्तु अपने आप दिमाग में बैठ जाती है। तो मेरी आप सबसे ये अपेक्षा है कि इसको पूरा सुना करें और सुनने के साथ साथ जहां आपको इम्पोर्टेंट लगे, कुछ टाइम में कुछ क्या होता है कि थोड़ी सी टाइम के अनुसार इस वीडियो में हम अपना विषय वस्तु रखते हैं, तो थोड़ा सा लगता होगा कि हाँ गुरु जी कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी की बात इतनी सीख है क्योंकि विषय है और अधिक समय भी आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, उसके लिए एक एक जो है क्षण बड़ा कीमती होता है। हमारे यहाँ कहा है क्षणशः कणशश्च विद्यामर्थम च चिंतयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। एक एक पैसा आदमी जोड़ता है तो धन का संग्रह होता है। विद्या का एक एक अंश जो है वो जहां कहीं से मिल जाए वहां से वो लेकर के जब उसको पढ़ता है, इकट्ठा करता है, तो विद्या का संग्रह हो जाता है। तो विद्या और अर्थ, इन दोनों के लिए हमें बिना क्षण गंवाए और बिना कण को त्यागे हमें संग्रह करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए बहुत मंगल कामनाएं और आप अपने जीवन में सफल हों, ऐसी मेरी जो है ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ध्वनि परिवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये जो है आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद।